हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में समझा था कि किस प्रकार से मॉड्यूल पर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी कॉन्सेप्ट बनते थे, इन सारे कॉन्सेप्ट का हमने अच्छे से अध्ययन किया था। पूर्व क्लास के वीडियो में जब हमने आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन दिया था, वहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गया था स्टूडेंट्स। वहाँ पर स्टूडेंट्स हमने यह कहा था कि होमोमॉर्फिज्म को ही आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है यदि यह 1-1 मैपिंग हो। स्टूडेंट्स 1-1 के साथ 1-1 ऑन-टू होता है तब जाकर होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये सुधार अपने कॉपी में कर लेना। पिछली क्लास की तरह स्टूडेंट्स इस क्लास में भी हम सब मॉड्यूल्स के प्रॉपर्टीज़ और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इन सारे का हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक से हमारा मैक्सिमल सब मॉड्यूल किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैक्सिमल सब मॉड्यूल का डेफिनेशन मान लेते हैं एन जो है किसी मॉड्यूल एम का सब मॉड्यूल है, तब इसी सब मॉड्यूल को ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम सब मॉड्यूल कहते हैं यदि इसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी हो। पहला प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, ये जो सब मॉड्यूल एन है जिसे हम मैक्सिमम सब मॉड्यूल कहना चाहते हैं, तो इसके पास पहला प्रॉपर्टी जो होना चाहिए या फिर पहला कंडीशन होना चाहिए, वह कंडीशन है n डज नॉट इक्वल टू m। मतलब जो n है स्टूडेंट्स वह हमेशा क्या होना चाहिए, एक प्रकार का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ p is proper subset of M where P is submodule of M implies P is equals to N or P is equals to M. That is only R submodule of M containing R, N and M। मतलब स्टूडेंट्स दूसरा कंडीशन यह कहता है कि आपके पास कोई भी सब मॉड्यूल हो, वह सब मॉड्यूल जैसे कि हमने P कंसिडर कर लिया, तो वह स्वयं या तो M हो या फिर N हो। स्टूडेंट्स फिर से सरल और आसान भाषा में डेफिनेशन को समझो और याद रखो। मान लेते हैं आपके पास कोई सब मॉड्यूल N है, उसी सब मॉड्यूल N को ही मैक्सिमल सब मॉड्यूल कहेंगे यदि जो N है वो क्या हो, M का प्रॉपर सब मॉड्यूल हो, राइट। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा यह है कि मान लो आपके पास क्या है, एन सबसेट ऑफ पी सबसेट ऑफ एम। मतलब कोई भी सबसेट पी अगर एग्जिस्ट करता है तो वह या तो n के बराबर होगा या फिर m के बराबर होगा। अगर p की बात कर रहे हो तो वो क्या होगा, या तो स्वयं m ही होगा या फिर स्वयं n होगा। मतलब n ही सबसे बड़ा प्रॉपर सबसेट है m के लिए। तो इसी प्रॉपर सबसेट m को ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमल सबसेट कहते हैं। यहाँ पर लिखे भी है ना, दैट इज ओनली सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग n, जो कि n को कंटेन करने वाला सब मॉड्यूल है, वह स्वयं क्या होगा, n होगा या फिर m होगा, इनके सिवा कोई दूसरा नहीं होगा। इस स्थिति में स्टूडेंट्स इस n को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमल सब मॉड्यूल कहते हैं। डेफिनेशन अच्छे से याद रख लीजिए, समझ लीजिए। इसी प्रकार से मिनिमल सब मॉड्यूल को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं n क्या है, कोई r सब मॉड्यूल है किसी मॉड्यूल m का, तब इसी n को ही हम क्या कहते हैं, मिनिमल सब मॉड्यूल कहते हैं उस मॉड्यूल m के लिए यदि इसके पास कुछ कंडीशन हो। पहला कंडीशन है स्टूडेंट्स, n डज नॉट इक्वल टू 0। जिस प्रकार से आपने मैक्सिमम सब मॉड्यूल का दूसरा कंडीशन बताया था, वैसे ही मिनिमम सब मॉड्यूल होगा। आप गेस कर सकते हो क्या लिखे यहाँ पर, लेट p इज सबसेट ऑफ n इज सबसेट ऑफ m, राइट, वेयर p इज सब मॉड्यूल ऑफ m implies either क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जिस प्रकार से आपने मैक्सिमम बताया था वैसे ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, या फिर आपका क्या होगा, स्वयं n होगा, और क्या हो सकता है, p इज इक्वल टू सबसे छोटा 0 हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप सबसे बड़ा m या फिर स्वयं सेट n तक ले जाते थे p को, यहाँ पर स्वयं सेट n या फिर सबसे छोटा 0 तक हो सकता है। ऐसा हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो दैट इज ओनली सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग n आर, या तो 0 होगा या फिर n। ये यही सबसे छोटे सब मॉड्यूल हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सब मॉड्यूल क्या हो सकता है, या तो स्वयं n या फिर m, यहाँ तक उसकी पहुंचने की संभावना थी। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम सब मॉड्यूल का डेफिनेशन यदि आपको अच्छे से पता है तो आप मिनिमल सब मॉड्यूल का डेफिनेशन भी लिख सकते हो। थोड़ा सा बस उसमें अंतर है, जरा सा अंतर है। आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट का मीनिंग पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, फिर इनको अच्छे से आप डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके,
अब हम तीसरा डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल मॉड्यूल क्या होता है। एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड सिंपल इफ ओनली इफ फर्स्ट है आर इंटू एम डज नॉट इक्वल टू 0, एम हैज ओनली सब मॉड्यूल m एंड 0। मॉड्यूल m को हम क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं यदि r इंटू एम क्या हो, 0 ना हो। ठीक है, देखते हैं ये इसका मतलब क्या है, मैं समझाऊंगा नीचे। दूसरा देख लीजिए, m के पास केवल और केवल 2 क्या होना चाहिए, सब मॉड्यूल होना चाहिए, 0 और m। तो ये 2 कंडीशन जब होता है स्टूडेंट्स किसी सब मॉड्यूल m के पास, उस स्थिति में सब मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, सिंपल सब मॉड्यूल कहते हैं। अब देखिए r इंटू एम डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। देखिए 0 कब होगा स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास r के पास कोई भी एलिमेंट हो, ये r स्वयं हो, कुछ भी हो सकता है, ये 1 a b c, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, या कोई एलिमेंट है इसके पास, कुछ भी हो सकता है, आपने कम से कम 1 एलिमेंट तो लिया। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास जो m है, m को आप ले लिए 0, m को आपने क्या ले लिया, 0। मतलब क्या है, m जो है केवल और केवल एक ही एलिमेंट रखता है, वो है स्वयं 0। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके पास और कुछ नहीं है। उस स्थिति में r इंटू एम क्या मिल जाएगा, r इंटू एम 0 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। मतलब 0 कोई सेट नहीं लेना है आपको, कोई 0 सेट नहीं लेना है। जो भी मॉड्यूल लेंगे वो 0 ना लेकर कोई दूसरा लेंगे। कोई मॉड्यूल अगर स्वयं 0 हुआ तो वो स्वयं 0 वाला मॉड्यूल कभी भी आपका सिंपल मॉड्यूल नहीं होगा। तो सिंपल मॉड्यूल होने के लिए r इंटू एम क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा क्या होना चाहिए, m हैज ओनली सब मॉड्यूल m एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे थे स्टूडेंट्स सेमी सिंपल मॉड्यूल। एक मॉड्यूल को हम सेमी सिंपल मॉड्यूल कहते हैं यदि यह सिंपल सब मॉड्यूल्स का डायरेक्ट सम हो। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं एंड सब मॉड्यूल m इज कॉल्ड अ सेमी सिंपल इफ इट इज अ डायरेक्ट सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल। तो ये डेफिनेशन भी आप साथ में रख लेना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, सिंपल मॉड्यूल पर आधारित हम एक थ्योरम देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये सभी इक्विवेलेंट है, मतलब किसी को भी किसी से प्रूव किया जा सकता है। तीसरा से पहला या फिर पहला से तीसरा, ये सारे स्टेटमेंट आपस में प्रूव किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखिए, m इज सिंपल। चलिए स्टूडेंट पहला प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं m इज सिंपल और हम ये दिखाएंगे कि m इज जनरेटेड बाई x, मतलब पहले से दूसरा को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ में फर्स्ट से क्या प्रूफ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम सेकंड को प्रूफ कर रहे हैं। ये सभी आपस में इक्विवेलेंट है। लेट m इज सिंपल, स्टूडेंट्स हमने ले लिया लेट m इज सिंपल, देन वी हैव टू प्रूव दैट m इज इक्वल टू x, अर्थात m इज जनरेटेड बाई x। हम ये प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए हमने m को सिंपल माना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस m इज सिंपल। स्टूडेंट्स यदि m सिंपल होता है तो डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, rm डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। एंड m एंड 0 इज ओनली सब मॉड्यूल ऑफ m। ओनली 0 और m ही क्या है स्टूडेंट्स, m का सब मॉड्यूल है। लेकिन आपको पहला कंडीशन भी याद रखना है कि rm डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो लेट हम कोई एलिमेंट लेंगे जो कि 0 बराबर नहीं होगा, मतलब हम क्या लेंगे, x को लेंगे। x डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि देखिए इस सब मॉड्यूल m के पास क्या है स्टूडेंट्स, 0 और m है, लेकिन हमको 0 नहीं लेना है, क्योंकि जब भी 0 लेते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, rm इक्वल टू 0। rm इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये किसका डेफिनेशन है, सिंपल मॉड्यूल का डेफिनेशन, मतलब आपको कभी भी 0 को नहीं लेना है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आप जानते हो rm निकाल सकते हैं हम लोग, rm या फिर कोई भी एलिमेंट होता है m का, तो हम क्या लिख सकते हैं, rx ry। आप स्वेच्छा से कोई भी m का एलिमेंट को साथ में रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि x की बात करें, अगर ये r के पास यूनिट एलिमेंट रहा तो x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, rx, राइट। यदि आपके पास r क्या है, यूनिट एलिमेंट है, तो x इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, rx लिखूंगा। rx इज सब मॉड्यूल जनरेटेड बाई x। ये आपका सब मॉड्यूल क्या निकला है, rx निकला है, जो कि किससे जनरेट हुआ है स्टूडेंट्स, x से जनरेट हुआ है। इसे क्या स्पष्ट हुआ है स्टूडेंट्स कि x जो है
किसी सब मॉड्यूल को जनरेट करता है, मतलब मॉड्यूल को भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। आर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू नो दैट आर एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, आर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एम। आर एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एम। दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट्स आपको क्या मिला कि एम को एक्स से क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, एम इज जनरेटेड बाय एक्स। ये पहला आपका जो थ्योरम का पहला पार्ट है प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। ओके, हमने क्या किया था शुरू में, पहले से इस दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया था, अब हम दूसरे स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट एम डज नॉट इक्वल टू 0, एम डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एम इज जनरेटेड बाय एक्स। हमने ये कंसिडर कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, for non-zero element x belongs to m, right? Then we have to prove that m is simple। हमको क्या करना है, m को सिंपल दिखाना स्टूडेंट्स। ओके, फॉर दिस हम कंसिडर कर लेते हैं नॉन जीरो सबसेट n। नॉन जीरो है मतलब क्या है, इसको हम जीरो बराबर नहीं रखेंगे, इस सबसेट ऑफ m, ये क्या है, एक सब मॉड्यूल है, हम कंसिडर कर लेंगे। एंड लेट x belongs to n, let x belongs to n। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, m is equals to x, मतलब m is generated by x, ऐसा है हम जानते हैं। सो दिस इज x किस पर बिलोंग करता है, n पर, मतलब मैं क्या बोलूंगा, x is contained in n, राइट। ओके, इससे और क्या स्पष्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए, m इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। क्या, क्यों, क्योंकि ये जनरेटर एलिमेंट की तरह काम करेगा n के लिए भी, क्योंकि इसके अंदर कंटेन होता है, मतलब m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, राइट। एंड आर एम डज नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि आप जानते हो m डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। कहां से, स्टेटमेंट से। ये स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट किसका स्टूडेंट्स, सिंपल मॉड्यूल का। सो हेंस m इज सिंपल, m इज सिंपल। हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है, m इज सिंपल। ओके फ्रेंड्स, अब हम तीसरा को प्रूव करेंगे। पहले की मदद से प्रूव कर सकते हैं या फिर दूसरे की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप दूसरा को भी लोगे तो भी वही आएगा। हम सबसे पहले माने लेट m इज सिंपल, देन वी हैव टू प्रूव दैट m इज आइसोमॉर्फिक टू r अपॉन i। r अपॉन i मतलब क्या स्टूडेंट्स, एक प्रकार का i जो है कर्नेल भी ले सकते हो। आपको क्वेश्चन मॉड्यूल पर दिखाना है कि m जो है आइसोमॉर्फिक है। सिंस देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया था, सिंस m इज सिंपल, m इज सिंपल, यदि सिंपल है तो क्या होने वाला है, आर एम डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर एम का जब कोई एलिमेंट लेंगे x डज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू m। स्टूडेंट्स, अब हम कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं। ये देखिए, ये आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप r भी ले सकते हो, रिंग, और रिंग से हम क्या लिखेंगे, mx लिखेंगे या फिर m लिखेंगे। आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ पर rx लिख सकते हो, एक ही मतलब है सबका। ठीक है, तो देखिए कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लो सपोज दैट f ऑफ a इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ax मिलेगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r स्टूडेंट्स। देन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर a का क्या आता था इमेज, ax आता था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, f ऑफ a प्लस b का आ जाएगा a प्लस b x, a प्लस बी एक्स आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा ax प्लस में bx। ओके, ax को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अनुसार से ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस में f ऑफ b। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, f ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस में f ऑफ b, मतलब होमोमॉर्फिज्म का पहला कंडीशन मिला स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट दूसरा क्या हो जाएगा, f ऑफ r इंटू a इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, r इंटू ax मिलेगा। ax का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये r इंटू हो जाएगा ax मतलब f ऑफ a। होमोमॉर्फिज्म का दूसरा कंडीशन मिल गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का। आपको स्क्रीन पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। यदि आपका मैपिंग जो है होमोमॉर्फिज्म है तो उस पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाने पर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये जो rx जो हमने कहा था, यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा लिखोगे आप लोग, rx इज आइसोमॉर्फिक टू r अपॉन i, या फिर हम rx की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओनली m लिख सकते हैं, m इज आइसोमॉर्फिक टू r अपॉन i। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, मेन चीज क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म स्टूडेंट, जिसे आप भली भांति जानते हो क्योंकि आपने रिंग पर, वेक्टर स्पेस पर, जगह जगह इसको आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में और जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।